नमस्कार साथियों। आज हम 25 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से वाली मोटर होती है। यानी एक सिंक्रोनस मोटर है वो अनिवार्य रूप से, यानी उसकी यह जो उपलब्धि है या विशेषता है वो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी विशेषता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? देखो, नियत चाल यानी उसकी चाल स्थिर होनी चाहिए, सही है, ये अनिवार्य आवश्यकता है उसकी। अग्रणी शक्ति गुणांक यानी अग्रगामी शक्ति गुणांक, यह कोई आवश्यक नहीं है, वो अग्रगामी पर भी चल सकती है, इकाई पर भी चल सकती है और पश्चगामी पर भी चल सकती है। भिन्न चाल पर नहीं चल सकती। एकक शक्ति गुणांक यानी इकाई शक्ति गुणांक, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। विलंब शक्ति गुणांक यानी पश्चगामी शक्ति गुणांक, ये भी आवश्यक नहीं, यानी उसकी मुख्य आवश्यकता यानी यह आवश्यकता तो उसके अनिवार्य रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? नियत चाल, यानी एक सिंक्रोनस मोटर है वो एक स्थिर चाल या नियत चाल पर ही चलती है। अब शक्ति गुणांक के बारे में गए तो वो अग्रगामी पश्चगामी या इकाई शक्ति गुणांक पर प्रचलित यानी हो जाती है प्रचलित, या शक्ति गुणांक को सुधार सकती है, यानी अग्रगामी पश्चगामी या इकाई कर सकती है। तो ये उसकी अनिवार्य विशेषता नहीं है, यानी अनिवार्य विशेषता इसमें क्या हो जाएगा फिर? नियत चाल, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एलिवेटर के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? एलिवेटर में किस प्रकार की मोटर जो प्रयोग करते हैं? तो एलिवेटर में हम मुख्यतः संचय यौगिक मोटर प्रयोग करते हैं, यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड यौगिक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर हम काम में लेते हैं। अब इन ऑप्शनों में देखो, सिंक्रोनस मोटर नहीं, प्रेरण मोटर। अब देखो, यदि संचय यौगिक मोटर नहीं दे रखी है तो फिर दूसरा ऑप्शन होगा प्रेरण मोटर, यानी ये भी हम काम में ले सकते हैं। तो प्रेरण मोटर, स्टेपर मोटर नहीं, डीसी शंट मोटर नहीं, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरण मोटर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। यानी वह विद्युत आपूर्ति जो जिसकी आउटपुट वोल्टता है या तो इनपुट वोल्टता में परिवर्तन तो हो जाए या आउटपुट की धारा में यानी भार धारा में परिवर्तन हो तो आउटपुट की वोल्टता परिवर्तन हो जाए, तो वह आपूर्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन देखो, नियत विद्युत आपूर्ति यानी एक स्थिर विद्युत आपूर्ति नहीं, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो वो अनियमित या परिवर्तित आपूर्ति होगी। अनियमित विद्युत आपूर्ति सही है। अबाधित विद्युत आपूर्ति यानी आउटपुट से बाधित नहीं हो, अबाधित, तो ये भी नहीं होगा। स्विच मोड विद्युत आपूर्ति यानी एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनियमित विद्युत आपूर्ति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनियमित विद्युत आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर की रीडिंग में होगा। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में क्या होता है कि ये मान लो मीटर है और मीटर के यानी जो हम अज्ञात मान का प्रतिरोध लगाते हैं मीटर के साथ श्रेणी क्रम में, तो किस प्रकार से लगाएंगे? ये इसका एक सुरक्षित प्रतिरोध कह सकते हैं या वेरिएबल प्रतिरोध, जो इसका मान शून्य एडजस्ट के लिए हम कह सकते हैं, और ये मान लो बैटरी है। ये इसकी दो प्रोब्स है, यानी प्रोब्स ए और बी हम कह सकते हैं। ये इसका मीटर का संकेतांक है, ये पूर्वांकित पैमाना है। अब क्या कह रहा है, यदि श्रेणी प्रकार की, श्रेणी का से क्या हो गया कि मीटर के साथ जो अज्ञात मान प्रतिरोध है आर एक्स हम कह सकते हैं, ये इसके श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, इस पथ के श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो ये हो गया श्रेणी प्रकार का ओम मीटर। अब कह रहा है यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो, यदि इन दोनों लीड को लघुपतित कर दिया जाए, यानी इन लीडों को लघुपतित कर दिया जाए तो मीटर क्या रीडिंग दर्शाएगा? यदि मीटर क्या दर्शाएगा, तो देखो जो इनको शॉर्ट करेंगे तो मीटर है। अब श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में क्या होता है, यहाँ तो होता है अनंत
और यहाँ होता है शून्य। जो इनको लघुपतित करेंगे तो मीटर यानी पूर्ण विक्षेपित होगा, और पूर्ण विक्षेपित पर मान क्या दर्शाएगा, शून्य पाठ्यांक दर्शाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान क्या यानी क्या रीडिंग दर्शाएगा, शून्य रीडिंग दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर किससे क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखो, प्रकाश की तीव्रता, निम्न तापमान, आर्द्रता, उच्च तापमान, पवन की चाल। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर यानी पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्ठी का तापमान है या फर्नेस का तापमान है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर ये भट्ठी का तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी है तो प्रतिरोधक में स्थिर होना चाहिए, यानी प्रतिरोध में क्या होना चाहिए। यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी है, यानी मान लो कोई परिपथ है जिसके अंदर जो ही हम भार का मान बढ़ाए तो वोल्टता में गिरावट होनी चाहिए, तो जो प्रतिरोधक है वो किस प्रकार लगा होना चाहिए। तो यह प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में यानी भार के साथ श्रेणी क्रम में लगा होना चाहिए। मान लो ये लोड है कोई, अभी इस पर जो ही एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी है, यानी इस पर हम वोल्टता में गिरावट करनी है तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। मान लो प्लस और माइनस ये सप्लाई है, तो जो इस पर भार का मान बढ़ेगा तो भार द्वारा बढ़ेगी, यानी इसका मान है आर। अब देखो एक उदाहरण के तौर पर देख लो कि इसमें से धारा बह रही है 10 एम्पियर की, मान लो इस प्रतिरोध का मान है 2 ओम। अभी ये वर्तमान क्या खपत कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो खपत कर रहा है V बराबर R इंटू आई। आर का मान है 2, आई का मान है 10, कितना हो गया 20 वोल्ट खपत कर रहे हैं। यदि भार का मान बढ़ गया और बढ़कर यानी मान लो 15 एम्पियर धारा ले रहा है ये भार, दूसरी कंडीशन में मान लो कि ये 15 एम्पियर की धारा ले रहा है, तो अब ये वोल्टता क्या खपत करेगा, V बराबर R इंटू आई। आर का मान क्या है 2, अब आई का मान कितना है 15, तो कितना हो गया 23 वोल्ट। तो ये कहना चाहता है कि यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी है, नीचे लोड बढ़े तो वोल्टता में इस पर वोल्टता में गिरावट हो जाए, तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो किस प्रकार लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होते हैं, क्या होते हैं देखो, एडी धाराओं का उत्पन्न होता है, यानी द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप क्या एडी करंट धाराओं का उत्पन्न होता है, नहीं। प्रोटॉन मुक्त होता है, नहीं। प्रोटॉन का आवेशन होता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन का आवेशन होता है, नहीं। द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्माण होता है, सही है। तो द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं, यानी एक समान विभव पृष्ठ है, क्षेत्र है, पर सभी बिंदुओं पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान विभव। किसमें, सी ऑप्शन में देखो, समान विभव। तो राइट आंसर हो गया सी, समान विभव। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल्स आवृत्ति द्वारा निरूपित होती है, यानी एक ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें रिपल्स फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, इनमें रिपल्स फ्रीक्वेंसी का मान इनपुट फ्रीक्वेंसी से 2 गुना होता है। यदि हाफ वेव के बारे में पूछ ले कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल्स फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, तो हाफ वेव में इकाई होता है, यानी समान होता है, और ब्रिज और फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल्स फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी होती है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट की रिपल्स फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 100 हर्ट्ज है। और यदि हाफ वेव पूछ ले तो इनपुट में 50 है तो आउटपुट की रिपल्स फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी। अब इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर
के बारे में पूछा है। अब ऑप्शनों में देखो, यानी इन एफ का से क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं। 2f का से क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना 3f, इनपुट फ्रीक्वेंसी का 3 गुना 4f, इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना 5f, इसका ऐसे क्या हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी का 5 गुना। तो वास्तव में क्या होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी की दोगुनी होगी रिपल्स फ्रीक्वेंसी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2f, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया बी 2f। अगला क्वेश्चन है, ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवर्ती स्थायित्व और शुद्धता होती है, यानी किस प्रकार के ऑसिलेटर में, किस प्रकार के ऑसिलेटर की आवर्ती यानी आउटपुट की आवर्ती स्थिर होती है और शुद्ध यानी स्थिर होती है, ये कहना चाहता है। तो इनमें से देखो हार्मोन कौन कौन से ऑसिलेटर के बारे में दे रखा है, हार्मोनिक, क्रिस्टल नियंत्रण, कॉलपिट्स, हार्टले, टिगलर, फीडबैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसकी सबसे शुद्ध आवर्ती स्थायित्व होता है, यानी आवर्ती आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो स्थिर रहती है क्रिस्टल ऑसिलेटर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर या क्रिस्टल नियंत्रित। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जहां आवर्ती यानी जहां किस प्रकार की आवर्ती की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। ऊपर वाले का विपरीत पूछ ले, देखो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां स्थिर आवर्ती की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देखो, ए परिवर्तनीय नहीं, स्थिर सही है, उच्च, निम्न, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर, यानी जहां स्थिर आवर्ती की आवश्यकता है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, स्थिर आवर्ती। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटर के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जनरेटर में यानी वेल्डिंग करने के लिए जो जनरेटर हम काम में लेते हैं, यानी वेल्डिंग में सप्लाई आपूर्ति उत्पादित करने के लिए, तो किस प्रकार का जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए हमें यानी धारा का मान तो ज्यादा चाहिए, वोल्टता का मान कम चाहिए। जो ही हम यानी वेल्डिंग करें तो धारा का मान तो बढ़ना चाहिए और वोल्टता का मान घटना चाहिए। तो इस प्रकार का जनरेटर काम में लेंगे। अब ऑप्शन देखो, क्यूमुलेटिव कंपाउंड यानी संचय यौगिक जनरेटर क्या है कि बिना भार पर स्थिर वोल्ट, जो ही भार का मान बढ़ेगा तो वोल्टता का मान भी बढ़ेगा। तो इसमें वोल्टता का मान बढ़ रहा है, ये नहीं। डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होगा, बिना भार पर स्थिर वोल्ट, जो ही भार का मान बढ़ेगा वोल्टता घटेगी। तो ये सही है, वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते, क्योंकि जो ही भार का मान बढ़ेगा तो वोल्टता घट जाएगी, धारा बढ़ जाएगी। तो ये सही है। अगला है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर क्या होता है, शून्य भार से पूर्ण भार तक लगभग स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। श्रेणी जनरेटर बिना भार पर 0 वोल्ट और जो ही भार का मान यानी 0 या बहुत कम वोल्ट, जो ही भार का मान बढ़ेगा वोल्टता भी बढ़ेगी। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी बार पर स्थिर आउटपुट वोल्टता करते हैं। यानी कौन सा जनरेटर है जो सभी बार पर लगभग स्थिर या सभी बार पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं। ऑप्शन देखो, श्रेणी जनरेटर बिना भार पर बहुत कम या 0 वोल्ट और जो ही भार का मान बढ़ाएंगे टर्मिनल वोल्टता भी इसकी बढ़ेगी। तो ये नहीं होगा। शंट जनरेटर 0 भार से पूर्ण भार तक लगभग स्थिर वोल्टता प्रदान करते हैं, जबकि केवल स्थिर वोल्टता नहीं करते हैं। यानी जो जो भार का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टता या भार की वोल्टता इसकी घटेगी। परतक उत्तेजित जनरेटर में भी बिना भार पर तो स्थिर वोल्ट है, जो ही भार का मान बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टता शंट जनरेटर की बात ही घटेगी, यानी कुछ घटेगी। लेवल कंपाउंड जनरेटर, जो संचय यौगिक जनरेटर है उसके 3 प्रकार है। एक तो लेवल कंपाउंड, एक अंडर कंपाउंड और एक अवर कंपाउंड है। तो देखो, अवर कंपाउंड का आशय क्या है कि भार का मान बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। लेवल कंपाउंड का आशय क्या है कि 0 भार से पूर्ण भार तक स्थिर वोल्टता, लगभग नहीं स्थिर ही रहती है, लगभग स्थिर तो शंट की रहती है और इसकी स्थिर वोल्टता ही रहती है। तो 0 भार से पूर्ण भार तक स्थिर वोल्टता किसकी, लेवल की। अंडर
अंडर कंपाउंड में क्या होता है, शून्य यानी जो जो बार का मान बढ़ाएंगे कुछ वोल्टता घटेगी। तो अब इसमें लेवल कंपाउंड है, इसकी क्या होता है कि शून्य बार से पूर्ण बार तक स्थिर वोल्टता रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखो ऑप्शन में क्या है, विभेदीय यौगिक जनरेटर यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल में क्या होता है कि बिना बार पर स्थिर वोल्ट, जो जो बाहर का मान बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टता घटेगी। तो ये भी नहीं। तो लेवल कंपाउंड यानी एक स्थिर वोल्टता कौन सा देगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो राइट आंसर हो गया डी, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के लिए होता है, यानी इंटरपोल क्यों बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखो, यानी इंटरपोल क्यों इंटरपोल वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो ऑप्शन देखो, मोटर की चाल में वृद्धि करना, नहीं। प्रति विद्युत वाहक बल में वृद्धि करना, यानी क्रॉस विद्युत वाहक बल में वृद्धि करना, नहीं। मुख्य फील्ड की प्रबलता कम करना, नहीं। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना, सही। मुख्य फील्ड प्रबलता बढ़ाना, नहीं। यानी कम्यूटेटर वास्तव में क्या करता है कि जो मुख्य पोल होते हैं उसके मध्य और घुमाव की दिशा में आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान इसकी ध्रुवता रखी जाती है और इसका संयोजन आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो यानी मुख्य पोल के मध्य एक छोटा पोल होता है और आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि कम्यूटेटर पर यानी स्पार्किंग को कम करना होता है। तो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना इंटरपोल का कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर, यानी एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा। ऑप्शन देखो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, नहीं। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, सही है। यानी एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन अगला देखो क्या, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, नहीं। गतिज ऊर्जा में कमी होगी, नहीं। ए और बी दोनों नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। यानी डीसी मोटर का निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, यानी उसका जो भाग है या इसका जो भाग है वो नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो, आर्मेचर डीसी मोटर में होता है, कम्यूटेटर ये भी होता है, शिल्प रिंग नहीं होती है डीसी मोटर के अंदर, यानी सर्पण शिल्प रिंग नहीं होती है, स्प्लिट रिंग होती है जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। वाइंडिंग का प्रकार लेफ्ट वाइंडिंग और वे वाइंडिंग होती है अलग अलग प्रकार की, ब्रश भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिल्प रिंग नहीं होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ने पर, एक डीसी श्रेणी मोटर है, यदि उसको एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, यह रुक जाएगी, नहीं। डीसी श्रेणी मोटर को एसी और डीसी दोनों से चला सकते हैं, परंतु एसी से चलाने पर स्पार्किंग ज्यादा होगी और इसके लिए यानी एसी से प्रचलित करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि उच्च प्रतिरोधी कार्बन ब्रूश लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन देखो, ये रुक जाएगी, नहीं। बिना किसी समस्या के चलेगी, नहीं। यह जल सकती है, नहीं। इसके बुर्श पर स्पार्किंग होगी, यानी स्पार्किंग बढ़ जाएगी, सही है। यह विपरीत दिशा में चलेगी, नहीं। तो एक डीसी श्रेणी मोटर को एसी से चलाने पर स्पार्किंग का मान बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर होगा डी, इसके बुर्शों पर स्पार्किंग होगी। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और स्टेटर की गति के बीच का अंतराल क्या कहता है। यानी स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति जिसे हम सिंक्रोनस गति कहते हैं और रोटर की गति जिसे हम रोटर गति कहते हैं के बीच का अंतर क्या कहलाता है। यानी क्या कहना चाहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की स्टेटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति जिसे हम एनएस कहते हैं और रोटर की गति जिसे हम एनआर कहते हैं, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है। तो एनएस माइनस एनआर बराबर कहलाता है शिल्प। ये किसमें, आरपीएम आएगी। कई बार प्रतिशत में भी पूछ लेते हैं शिल्प। तो एस इन प्रतिशत बराबर होता है
NS माइनस NR बटा NS, और प्रतिशत में है तो इंटू 100, और अंश में लेनी है एस अंश में तो ये यानी प्रतिशत ये हो जाएगा NS माइनस NR बटा NS, ये हो गया अंश में, यानी ये हो गया RPM में, शिल्प RPM में NS माइनस NR, ये हो गया प्रतिशत में NS माइनस NR बटा NS इंटू 100, और ये हो गया अंश में NS माइनस NR बटा NS। तो यही पूछ रहा है कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच का अंतर शिल्प कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, शिल्प। अगला क्वेश्चन है, डबल केज प्रेरण मोटर में 2 रोटर केज होते हैं, यानी डबल केज प्रेरण मोटर में 2 रोटर केज वाइंडिंग होती है, यानी रोटर की जो पिंजरण वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, वो दोनों आपस में समांतर क्रम में होती है। तो राइट आंसर हो गया सी, समांतर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव क्या बढ़ा देगा, यानी एक प्रेरण मोटर उसमें एयर गैप का बढ़ा दिया जाए। एयर गैप क्या होता है कि स्टेटर और रोटर के बीच का जो गैप है, यानी स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप है उसको बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन देखो, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी पावर फैक्टर को बढ़ा देगा, नहीं। रफ्तार को बढ़ा देगा, नहीं। चुंबकीय धारा को बढ़ा देगा, सही। एयर गैप फ्लक्स को बढ़ा देगा, नहीं। तीव्रता को बढ़ा देगा, नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, चुंबकीय धारा को बढ़ा देगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, चुंबकीय धारा को बढ़ा देगा। तो राइट आंसर हो गया सी। तो ये कुछ इस पेपर के प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।